आज हम लोग साइंस एंड टेक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में 2019 करने वाले हैं। 2019 का पेपर भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का था, जिसमें अगेन सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है ये टेक्नोलॉजी से है। वॉइस ओवर LTE या फिर LTE जिसको आप कहते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से क्वेश्चन ये कह रहा है विथ रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज what is are the difference between voice over LTE and long term evolution। अब आज के डेट में LTE का मतलब क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले 2G 3G सिम्स आते थे। जब फर्स्ट टाइम 4G आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई कि अब आप जब 4G का नेट ऑन रहेगा तो आपकी वॉइस भी जाएगी। मतलब दो चीज़ें थी, एक था LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और दूसरा है वोल्ट। वोल्ट का मतलब है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। पहले क्या प्रॉब्लम होती थी, आपने देखा होगा जब पुराने स्मार्टफोन होते थे 3G या 2G का नेट होता था तो जैसे ही आपको किसी का कॉल आता था उसके बाद आपका नेट काम नहीं करता था। बट आज की डेट में आपको अगर किसी का कॉल आता है और आप कॉल पे बात करते करते भी अगर कुछ गूगल करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये पॉसिबल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ वोल्ट की वजह से। तो पहला ये कह रहा है LTE इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G टेक्नोलॉजी एंड वोल्ट इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G। सेकेंड ये कह रहा है LTE जो है ये डेटा ओनली टेक्नोलॉजी है। सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली इंटरचेंज है। मतलब हमेशा देखना जब भी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया होता है कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है। यूपीएससी का नेचर क्या होता है, वो स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज कर देती है, पहले वाले के लिए बी बना देगी और सेकेंड वाले के लिए सेकेंड स्टेटमेंट दे देगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ऑप्शन क्या है, हमारा आंसर क्या है, हमारा नाइदर 1 नॉर 2। हमेशा ये चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे जब भी दो चीज़ों का कंपैरिजन दिया जाता है। इस पेपर में भी एक कंपैरिजन है, नेक्स्ट 2020 में भी आपको दिखाऊंगा। एक सोलर पंप का क्वेश्चन है तो उसमें भी सेम कंपैरिजन दिया था, जहां उन्होंने सोलर पंप का कंपैरिजन किया है नॉर्मल पंप से और स्टेटमेंट इंटरचेंज कर दिए। पहला वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल रॉन्ग है। उन्होंने क्या किया है, LTE का स्टेटमेंट वोल्ट को लगा दिया है जबकि वोल्ट का स्टेटमेंट LTE को लगा दिया है। सेम सेकंड वाले स्टेटमेंट में भी है, इसीलिए इसका आंसर नाइदर 1 नॉर 2, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले LTE या फिर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जो ये 4G नेटवर्क सीरीज का पार्ट है और ये कब स्टार्ट हुआ था, 2008 में। इसीलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पहले स्टेटमेंट वहाँ दे रखा है कि LTE जो ये 3G टेक्नोलॉजी का पार्ट है जबकि ये 4G से स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको वैसे भी क्लास में बता दिया कि अप टू 3G तक ये प्रॉब्लम थी बट 4G में हम LTE लेके आए। इसीलिए जब आप मोबाइल में 4G नेट यूज़ करोगे कभी कभी वहाँ LTE भी लिखा आता है इसी वजह से। 3G जब रहेगा नेट तो आप देखना H+ लिख के आता है, 2G में फिर एज लिख के आता था ऐसा। अगर आपका नेट अभी भी 2G सिम है, नेट यूज़ करोगे तो एज लिख के आएगा, 3G सिम में H+ लिख के आएगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है LTE इम्प्रूव्ड ऑन द रेडियो टेक्नोलॉजी ऑफ 3G's WCDMA एंड इंट्रोड्यूस्ड OFDM या फिर ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। LTE से हमने क्या किया, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इंट्रोड्यूस किया। ना सिर्फ इतना ही, हमने 3G का ही WCDMA यूज़ किया और उसी पे रेडियो वेव्स को प्रोपोगेट किया। मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है हमने बस इम्प्रोवाइजेशन किया है किसका, 3G के WCDMA का यूजिंग रेडियो टेक्नोलॉजी। आपको बस याद रखना इसके थ्रू हमने OFDM इंट्रोड्यूस किया है। तो कल को अगर पूछा जाता है क्वेश्चन OFDM इज रिलेटेड टू, आपको याद आना चाहिए OFDM जो है ये आपका LTE से रिलेटेड है। OFDM का ही फुल फॉर्म दिया है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट ये कह रहा है द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या है, ये एक बॉडी है जो वर्ल्ड लेवल पे टेलीकम्युनिकेशन फोन से रिलेटेड चीज़ों को डील करता है पूरे वर्ल्ड में, उसका यूनियन है ये। They recognizes the lack of clarity in the term 4G and has determined LTE advanced and wireless MAN advanced या फिर WiMAX 2 as true 4G। उनके हिसाब से इंटरनेशनल ये जो LTE वर्ड है ये क्लैरिटी लैक करता है। इनके हिसाब से ये जो 4G है उसमें कोई भी LTE नाम का ऐसा वर्ड नहीं है। इनफैक्ट LTE एडवांस कह सकते हैं ये लोग या फिर इसको ट्रू 4G कहते हैं। नेक्स्ट वोल्ट, अब बात वोल्ट की हो रही है, वॉइस ओवर LTE। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी अपडेटेड टू द LTE प्रोटोकॉल यूज बाय मोबाइल फोन नेटवर्क। हमने LTE में ही कुछ चेंज किया है और उसी को हमने वोल्ट बना दिया है। अंडर LTE द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेलीकॉम प्लेयर
only allows transmission of data while voice calls are routed to their older 2G और 3G नेटवर्क। अब हुआ क्या है, नए 4G में हमने क्या किया, कॉल तो 4G नेटवर्क पे ही रहेगा बट आपका नेट काम करेगा, और नेट आपने देखा होगा थोड़ा स्लो काम करता है, इसीलिए क्योंकि वॉइस कॉल्स जो है वो हमने क्या किया 2G और 3G नेटवर्क पे डाल दिया है। मतलब आपको फ़ोन आया, आप बात कर रहे हो, ये जो फ़ोन का जो नेटवर्क है ये अभी 2G या फिर 3G में चेंज हो चुका है, जबकि बात करते करते भी आप डेटा यूज़ कर सकते हो। कौन से नेटवर्क पे, 4G नेटवर्क पे ही। स्टिल थोड़ा लैग रहता है जस्ट बिकॉज आप कॉल पे हो इसीलिए। तो वोल्ट जो है ये क्या है, बोथ डेटा भी है और वॉइस टेक्नोलॉजी भी है, इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बेसिकली वोल्ट सिस्टम क्या करता है, वॉइस को ही डेटा में कन्वर्ट करता है विच इज़ देन ट्रांसमिटेड यूजिंग द डेटा कनेक्शन। मतलब इस टाइम पे आप, एक फ़ोन है ये कॉल पे है, ये फ़ोन भी कॉल पे है यहाँ, और इसकी बात हो रही है, ये जो वॉइस भी जा रहा है ये वॉइस थ्रू डेटा जा रहा है। इनफैक्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल वॉइस थ्रू डेटा का है जब आप व्हाट्सएप कॉल करते हो। व्हाट्सएप कॉल इज़ नथिंग बट वॉइस ओवर डेटा। इसमें भी क्या होता है, आपने डेटा का यूज़ किया, आपने इस फ़ोन से दूसरे को व्हाट्सएप वॉइस कॉल किया या फिर वीडियो कॉल किया, उसमें भी सेम चीज़ हो रही है, आपका वॉइस जो है वो डेटा के थ्रू ही सामने वाले को सुनाया जा रहा है। तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वोल्ट। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले वोल्ट जो है ये 4G सीरीज़ का पार्ट है, इसने इंडिया में OFDM इंट्रोड्यूस किया, और ये कुछ नहीं 3G का ही WCDM में यूज़ करता है। नेक्स्ट आपको ये वाला जो है ITU का, ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, इंडिया में ITU की वैसे भी इतनी वैल्यू नहीं है। आपको याद रखना है ये जो LTE के अंदर ही जब डेटा को आप सेम इसमें कन्वर्ट रखते हो, जबकि वॉइस 2G और 3G नेटवर्क पे काम करता है, किसमें, वोल्ट के अंदर। इसमें आपका डेटा 4G है बट वॉइस कॉल आपका 2G और 3G नेटवर्क पे है, और लास्ट में वोल्ट जो है ये बोथ एक डेटा और वॉइस टेक्नोलॉजी है। बस लास्ट में वोल्ट जो है ये क्या करता है, वॉइस को डेटा में कन्वर्ट करता है। इतना आपके बस इन्फॉर्मेशन के लिए होना चाहिए। इसके बियॉन्ड 4G में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ना वोल्ट में आएगा ना LTE में आएगा। अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, 5 ईयर्स हो गए इस क्वेश्चन को पूछे हुए, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो मे बी UPSC 2024 या 2025 में क्वेश्चन पे अगेन रिफ्लेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया अगेन टेक्नोलॉजी से, और दो टेक्नोलॉजी की बात की है, एक है ऑगमेंटेड रियलिटी और एक है VR, वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पे क्वेश्चन है। अब ये दो चीज़ है, ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब क्या है कि पहले VR की बात करता हूँ। वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या, आपने देखा होगा वो एक ऐसा बैंड टाइप का आता है, जब उसको आंखों पे पहनते हो तो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता चलेगा, आपको एक 3D एनवायरनमेंट मिल जाएगा। मतलब जब आप VR वेयर करते हो, वर्चुअल रियलिटी VR लेंस आते हैं, जब आप VR लेंस वेयर करोगे बैंड के जैसा होता है वो, इनफैक्ट आईफोन का भी, एप्पल का भी विजन करके आया, आई विजन करके, वो विजन लेंस जो है वो VR की ही बात करते हैं। तो ये जो VR है इसमें क्या होता है, बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो, और आप जब मोबाइल में कोई मूवी देखते हो तो आपको ऐसा लगता है किसी और दूसरी दुनिया में आ चुके हो, अलग वर्ल्ड में। जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करता है, मेरे सामने ये दीवार है, मैं अगर मोबाइल को इस तरफ प्रोजेक्ट करूंगा तो कोई भी एनिमेटेड कैरेक्टर चीज़ इस दीवार पे बन जाएगी, इसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। इंडिया में पोकेमॉन नाम का एक गेम आया था जिसमें लोग क्या करते थे, कैमरे को यहाँ वहाँ घुमाते रहते थे और उससे पोकेमॉन कलेक्ट करते थे। ये जो पोकेमॉन गेम था दैट इज बेस्ड ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल स्नैपचैट भी जब कोई यूज़ करता है तो उसमें स्नैपचैट में खुद का एक अवतार क्रिएट कर सकते हैं, एवेटार। अब ये जो एवटार है ये कहीं भी प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं स्नैपचैट पे जो मैंने खुद का, मतलब एक डमी खुद का फोटो क्रिएट किया, वो मैं इस दीवार पे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, इस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, इस लाइट पे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। इसको कहते हैं AR। जब आप इस दुनिया में कहीं और के बाहर की चीज़ को प्रोजेक्ट करते हो, मतलब इस स्क्रीन पे मैं कुछ और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इसको कहूँगा ऑगमेंटेड रियलिटी। बट वर्चुअल रियलिटी एक अलग दुनिया में ले जाती है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले, in augmented reality a stimulated environment is created and the physical world is completely shut out। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। ये जो है ये VR का स्टेटमेंट है, वर्चुअल रियलिटी की बात है ये। नेक्स्ट कह रहा है इन वर्चुअल रियलिटी इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑनटू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग। ये भी रॉन्ग है, ये AR की बात कर रहा है। हम ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, हम कुछ इमेजेस क्रिएट करते हैं कंप्यूटर से या मोबाइल से और उसको हम किसी के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। कैसी चीज़ों पे, जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है। ये बोर्ड आप रियल लाइफ में देख पा रहे हो, अगर इसके ऊपर मैं कोई फोटो प्रोजेक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा ऑगमेंटेड रियलिटी, VR नहीं होगा ये। सेम ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है, आपने बाहरी दुनिया से खुद को कट ऑफ कर लिया है, ये रॉन्ग है, ये VR है।
VR में आप बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके बाजू में क्या हो रहा है, आपके जस्ट इमीडिएट बाजू में क्या हो रहा है, आपके पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि आप VR में एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके हो। तो जहां 1 और 2 है उसको कट कर दोगे, ये भी चला गया, ये भी चला गया। आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 and 4 और 4 ओनली। अगेन वापस मेरी टेक्निक लगाई है, मैंने आपको क्या कहा है, जब भी 2 चीज़ों की बात होती है हमेशा यूपीएससी इंटरचेंज करता है, उसने इंटरचेंज किया है। पहला वाला AR नहीं VR है, सेकेंड वाला VR नहीं AR है। नेक्स्ट, अब ये 2 ऑप्शन को देख के ये तो समझ में आ गया कि 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 तो मेरा बाय डिफॉल्ट राइट है। 4th क्या कहता है, VR क्लोजेस द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है, एंड ट्रांसपोजेस एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्शन एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात है। VR बाहरी दुनिया को बंद कर देता है और आपको ऐसा लगेगा आप जो मूवी देख रहे हो आप कंप्लीटली उस मूवी की दुनिया में हो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। 3rd वाला कह रहा है AR अलाउज इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और PC। ये आपको कह रहा है AR इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो दूसरी दुनिया में पहुंच पाए यूजिंग द कैमरा, एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है यूजिंग कैमरा, स्मार्टफोन और PC। जी हाँ, ये आई गेस 3rd स्टेटमेंट भी राइट होना चाहिए, इसका आंसर B होना चाहिए क्योंकि ये होता है ऑगमेंटेड रियलिटी में। यस, ऑप्शन हमारा 3 and 4 राइट है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट को इंटरचेंज किया। आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो चेक कर लो, उन्होंने इंटरचेंज किया है। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, जब आप कंप्यूटर जनरेट सिमुलेशन ऑफ एन अल्टरनेट वर्ल्ड या फिर रियलिटी, आपने एक फेक दुनिया क्रिएट की है, अल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट किया और उसको आप रियलिटी समझ के बैठे हो, जबकि a stimulated environment is created in virtual reality and the physical world is completely shut out। जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसलिए नॉट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहां पे ये VR के बारे में नहीं AR के बारे में लिखा हुआ था। नेक्स्ट, इन वर्चुअल रियलिटी यूजर्स आर इमर्स्ड एंड एबल टू इंटरेक्ट विथ स्टिमुलेटेड 3D वर्ल्ड, ये भी बात बिल्कुल सही है। वर्चुअल रियलिटी हैज़ ऑल्सो लॉन्ग बीन यूज्ड इन, कहाँ इंडिया में यूज़ होता है, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, साइंस में यूज़ होता है। इन VR यूजर्स पार्टिसिपेट इन द विजुअल एनवायरनमेंट। विजुअल एनवायरनमेंट मतलब जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, फील नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर कोई मूवी में कुछ चीज़ देख रहा हूँ 3D, जैसे आप 3D मूवी देखते हो, ये भी क्या एक टाइप का वर्चुअल रियलिटी। आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, जैसे RRR मूवी आई थी इंडिया में 3D में, उसमें ऐसा फील हो रहा था, एरो आके आपको लग रहा है, ये बस आंख से फील किया जा सकता है, विजुअल एनवायरनमेंट है, हाथ से इस चीज़ को फील नहीं किया जा सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं। इन ऑगमेंटेड रियलिटी इमेजेस आर जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर के इमेजेस को रियल लाइफ पे प्रोजेक्ट किया जाता है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि वहां पे ये चीज़ VR के बारे में लिखी हुई थी। नेक्स्ट, ये कह रहा है AR ऑगमेंटेड रियलिटी इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो किसी भी दुनिया में प्रेजेंट रह के अपने एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर सकता है, किसका यूज़ करके, कैमरा ऑफ स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर। लास्ट में, इन ऑगमेंटेड रियलिटी यूजर पार्टिसिपेट इन फिजिकल एनवायरनमेंट, यहाँ विजुअल एनवायरनमेंट है, यहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट है। क्यों, मैं अगर इस बोर्ड पे कोई फोटो को प्रोजेक्ट करूंगा तो मैं खुद से फील कर सकता हूँ कि यहाँ मैंने किसी चीज़ को, किसी फोटो को, किसी इंसान को प्रोजेक्ट किया है, कुछ क्रिएट करके 3D मैंने किसी इमेज को लगाया है, इसलिए यहाँ फिजिकल हो जाएगा, यहाँ विजुअल हो जाएगा। इसके बियॉन्ड आपको AR और VR के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपके ICT से आया है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से। 2 क्वेश्चन अभी तक हमने वहीं से डील किए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो वर्ड है डेनिसोवन, ये समटाइम्स मेंशन किया जाता है मीडिया में, ये किसके रेफरेंस में है? एक्चुअली न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। डेनिसोवन जो वर्ड है ये किसके रिगार्डिंग है जो बार बार मीडिया में दिखाया जा रहा था? पहला ऑप्शन है इट इज़ अ फॉसिल ऑफ काइंड ऑफ डायनासोर, मे बी आंसर यही है। नेक्स्ट है अर्ली ह्यूमन स्पीशीज, ये नहीं है। नेक्स्ट अ केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और फोर्थ कह रहा है अ जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जब आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जियोलॉजिकल पीरियड पढ़ोगे, कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा, वहाँ कोई भी डेनिसोवियन वर्ड नहीं आता है, तो ये तो हटा दोगे वहाँ से। ये ना कोई केव सिस्टम है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फाउंड हुआ है, जबकि एक डायनासोर्स का ही फॉसिल है। आई गेस ए या बी में से, और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है ए की है इसकी होने की, कि ये डायनासोर का ही आई गेस एक फॉसिल है। चेक कर लेते हैं, नहीं ये शायद अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़ है। हाँ ऐसा ही कुछ तो था, ये कोई स्पीशीज़ फाउंड हुआ था, तो इसका आंसर एक्चुअली अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़ है। हमको रिसेंटली एक केव एक्सकैवेशन में ये पता चला कि ऐसा ही एक कोई ह्यूमन था, हमारा एंसेस्टर था, जो इस फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से? डेनिसोवियन फैमिली से। डेनिसोवियन आर एन एक्सटिंक्ट
एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है कि अभी वो खत्म हो चुके हैं, प्रेजेंट डे में प्रेजेंट एक भी आदमी नहीं है इस कैटेगरी का। तो डेनिसोवियंस आर एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ होमिनिड, होमिनिड कैटेगरी के है ये, और ये भी वर्ल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब एक इंसान भी प्रेजेंट नहीं है इस कैटेगरी का। फॉसिल एविडेंस ऑफ डेनिसोवियंस वेयर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2010, 2010 में हमको पहली बार ये कंफर्म हो गया था कि डेनिसोवियन का ही फॉसिल एविडेंस है ये। द जॉ बोन, जॉ बोन क्या होता है, ये होता है जॉ बोन, टीथ लाइन का जो इसको जॉ कहते हो आप, तो ये डिस्कवर हुआ था। जॉ बोन डिस्कवर्ड इन द टिबेटियन प्लेट्यू and dated to more than 1,60,000 years ago is the first Denisovian fossil found outside the Siberian cave। हुआ क्या, हमारे जो ह्यूमंस है इसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे आप और मैं, आज की डेट में हम जिस कैटेगरी में आते हैं इसको कहा जाता है होमो सेपियंस। हम लोग जो ह्यूमन है वो होमो सेपियंस में आता है। इसके पहले और भी कैटेगरी थे, जैसे एक था होमो ऑस्ट्रेलो, एक है निएंडरथल, उसके पहले था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यहाँ पे होमो सेपियंस के पहले एक होमो हैबिलिस भी है, फिर इसके पहले था रामापिथेकस। अब ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये सारे ये कैटेगरी के ही है। जैसे डेनिसोवियन एक कैटेगरी है, वैसे ही ह्यूमंस के कैटेगरी थे। पहले चिंपैंजी था और रामापिथेकस था, फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलोपिथेकस गया। रामापिथेकस एक जगह का नाम है, उसके नाम पे इसको रखा गया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है। फिर निएंडरथल मैन कहा गया, ये भी यूरोप में एक जगह है। फिर वो फाइनली होमो ऑस्ट्रेलियो हुआ, होमो हैबिलिस हुआ, और होमो सेपियंस कैटेगरी में जब वो आया तो प्रेजेंट डे ह्यूमन बन गया। चिंपैंजी पहले झुके हुए रहते थे, ऐसे धीरे धीरे उनमें ट्रांसफर हुआ और आज के डेट में हम लोग होमो सेपियंस है। तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारे ही कुछ एंसेस्टर थे जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते थे, जिसको कहा जाता है डेनिसोवियन। इसके बारे में आपको डेनिसोवियन के बारे में बस क्या याद रखना है, आज की डेट में एक्सटिंक्ट है, मतलब एक भी इंसान इस कैटेगरी का प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, पहली बार हमको 2010 में मिला था, कहाँ मिला था, टिबेटियन प्लेट्यू में। और इसके बाद हमको क्या कंफर्म हो गया कि ये साइबेरियन केव, साइबेरिया जो जगह है नियर रशिया, हमको पहले लगता था डेनिसोवियन सिर्फ रशिया के साइबेरियन एरिया में ही मिलता है, बट ये कंफर्म हो गया कि साइबेरियन केव के बाहर वाले एरिया में भी मिलता है। कितना पुराना फॉसिल मिला है, 1,60,000 साल पुराना फॉसिल मिला है, किसका, डेनिसोवियन फॉसिल का। बस क्या मिला था, जॉ बोन। जॉ बोन मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, इसके बियॉन्ड आपको डेनिसोवियन के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है, अगेन ये जेनेटिक्स कह सकते हो, ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी, उससे भी उस कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। हाँ, अब ये क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस, यही क्वेश्चन है ना, हाँ डेनिसोवियन है। विथ रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इस बार यूपीएससी ने नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ये ऐसा कह रहा है आप एक क्रोमोसोम बना सकते हो। क्रोमोसोम क्या होता है, ये किससे बना सकते हो क्रोमोसोम, जब आप 2 अलग डीएनए से कुछ सेल्स लेते हो। आपने सेल्स लिए 2 अलग, बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। 2 डिफरेंट, मतलब एक इंसान का सेल ले लिया, एक कुत्ते का सेल ले लिया और उससे आपने क्रोमोसोम बना दिया, ये इम्पॉसिबल है बनाना। स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है, सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज से कभी भी सिंगल क्रोमोसोम नहीं बन सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम जब भी बनता है वो सेम सेल से ही बनेगा। जैसे आपके बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम्स है, एक इंसान में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स, इनका नंबर होता है 46 टोटल नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा 22 पेयर्स को हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब क्या है, ये सब में सेम रहते हैं। जैसे एक बॉय में और एक गर्ल में 23 पेयर्स दोनों में होते हैं। बॉय के फर्स्ट 22 और गर्ल के फर्स्ट 22 सेम रहेंगे। बॉय में जो 23rd पेयर होता है ना, ये होता है XY, एक X क्रोमोसोम आ जाएगा, एक Y क्रोमोसोम। गर्ल में ना दोनों XX होता है। अब यहाँ जो X है बाय डिफॉल्ट ये कौन दे रही है, मदर दे रही है, फीमेल दे रहा है। यहाँ भी X जो है ये फीमेल दे रही है, बट ये जो Y होता है ना, या फिर ये जो X होता है, गर्ल या बॉय डिसाइड करता है, ये आता है फ्रॉम मेल, दैट इज पेरेंट, ठीक है। तो ये उसी क्रोमोसोम की बात कर रहा है। याद रखिएगा, किसी भी ह्यूमन में अगर एक क्रोमोसोम बन रहा है तो सेम सेल से ही बनेगा। इम्पॉसिबल है डिफरेंट सेल से क्रोमोसोम बनाना। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड पढ़ते हैं,
पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल मतलब खुद से बनाया हुआ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लैबोरेटरीज। बिल्कुल सही बात है, लैबोरेटरीज में आप क्रिएट करोगे आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए। तीसरा कह रहा है अ पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल, एक जानवर के अंदर से लिया गया हुआ डीएनए कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल इन अ लैबोरेटरी। मतलब आपने एक जानवर का डीएनए उठाया और आपने उसको एक लैबोरेटरी में लिविंग सेल के बाहर जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया। ये रख सकते हो आप, रेप्लिकेट कर सकते हो। रेप्लिकेट मतलब रिपीट कर सकते हो, डबल कर सकते हो उसको। ये बात बिल्कुल सही है। इनफैक्ट डॉली नाम की शिप है, ये इंसान ने क्लोन करके बनाया, मतलब ऐसे ही रिपीट करके बनाया खुद से। पहला शिप है जो आर्टिफिशियल ना मैन मेड है। ये किसी शिप ने इसको जन्म नहीं दिया है, इंसानों ने ऐसे ही किसी एनिमल सेल को लिया और एक एनिमल सेल से एक लैब के अंदर शिप को बना दिया। ये उसी का एग्जांपल है, ये स्टेटमेंट भी राइट है। फोर्थ कह रहा है सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लैबोरेटरी पेट्री डिशेस। बिल्कुल सही बात है, हम लोग स्कूल लेवल पे भी थोड़ा बहुत ये करते थे, सेल डिवीजन करते थे प्लांट्स और एनिमल्स का। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी राइट है। पहला स्टेटमेंट बस रॉन्ग है, इसका आंसर होगा ए, दैट इज 1। Yes, the incorrect option answer is option 1. Q. Artificial chromosome can be created by joining segments of DNA taken from cells of different species. ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, बट फंक्शनल क्रोमोसोम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। आप कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते फंक्शनल क्रोमोसोम। फंक्शनल क्रोमोसोम मतलब ऐसा कोई क्रोमोसोम जो वर्क कर रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का मतलब क्या आता है, ऐसा क्रोमोसोम जो नकली है, काम नहीं कर रहा है। बट फंक्शनल क्रोमोसोम का मतलब है आपके और मेरे शरीर में जो क्रोमोसोम यूज हुआ है, दैट इज फंक्शनल, वर्क करता हुआ। तो ये कभी भी डिफरेंट स्पीशीज से नहीं बना सकते। ये कैसे कंफर्म हुआ है, स्टडीज ने कंफर्म किया है। नेक्स्ट वाला वो कह रहा है, सेकंड वाला क्यों राइट है, साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैज फुल्ली सिंथेटिक एंड रेडिकली अल्टर्ड डीएनए कोड। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने पहली बार एक सिंथेटिक और रेडिकली अल्टर्ड डीएनए कोड, जिसका डीएनए कोड को उन्होंने चेंज किया, अल्टर किया, ऐसा क्रिएट कर चुके हैं वो लोग। इसमें क्या किया गया था, आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए। देख रहे हो, यहाँ पे फंक्शनल है, यहाँ पे आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, खुद से बनाया हुआ। कैन बी क्रिएटेड इन लैब एंड दिस प्रोसेस को कहा जाता है आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। आपको क्या याद रखना है, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, हम लोग आर्टिफिशियल फंक्शनल क्रोमोसोम बनाते हैं, किससे, लैब के अंदर, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इससे राइट हो जाएगा। तीसरा ये कह रहा है बिल्कुल, अ डीएनए कैन बी टेकन आउट फ्रॉम अ एनिमल सेल एंड कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल इन अ लैब, और इसको आप क्या कहते हो, क्लोनिंग। यही मैंने आपको एग्जांपल दिया। जब आप क्लोनिंग का एग्जांपल सर्च करोगे आपको डॉली द शिप मिलेगा। वेट, लेट मी शो यू। डॉली द शिप जो है ये इंडिया का पहला ऐसा शिप है जो क्लोन करके बनाया गया है, मतलब रियल नहीं है, इंसानों ने बनाया उसको। ये डॉली चाय वाला नहीं है नागपुर का, डॉली द शिप, ये रहा वो डॉली द शिप जिसको आपने लैब के अंदर बनाया है। इट इज़ द फर्स्ट मैमल दैट वॉज क्लोन्ड फ्रॉम अ अडल्ट सोमैटिक सेल। एक सेल को आपने लैब में रखा और उस लैब से आपने धीरे धीरे एक जानवर बना दिया। इंडिया में पॉसिबल है क्लोनिंग। इनफैक्ट हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तक पहुंच गई है, आज के डेट में 3D प्रिंटिंग भी होती है। पहली बार किसी इंसान का इंग्लैंड में कान जो है वो आर्टिफिशियल सेल से बनाया गया। आर्टिफिशियल सेल से कैसे, आपके बॉडी में एक सोमैटिक सेल होता है, उसको लिया जाएगा और उसको एज अ इंक जेट यूज़ किया जाएगा। जब आप प्रिंटिंग में कोई चीज़ को प्रिंट कराते हो तो आप उसमें प्रिंटर में इंक डालते हो, वो इंक क्या होता है, ब्लैक कलर का कार्ट्रिज या फिर जो भी आप रिफिल करते हो। अब जो 3D प्रिंटिंग है ये इंसानों के पार्ट्स को बना सकता है। आप एक हाथ खुद से बना सकते हो आज के डेट में, कान, आँख, सब कुछ खुद से बना सकते हो। कैसे, 3D प्रिंटिंग के थ्रू। आपको ह्यूमंस का सोमैटिक सेल लेना है, उसको उस मशीन में डालना है, मशीन उसको एक सेल बनाएगा और वापस इंसानों में जोड़ा जा सकता है। ये भी दिखा देता हूँ आपको। A surgeon has successfully implanted an outer ear developed and 3D printed in laboratory. एक हमने 3D printed, ये रहा कान, खुद से 3D प्रिंट करके कान हमने बनाया और उसको इम्प्लीमेंट किया है। उसी बारे में ये आर्टिकल था। देखो साइंस एंड टेक कितना आगे पहुंच गया।
फोर्थ वाला स्टेटमेंट है सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन लैबोरेटरी पेट्री डिशेज एंड दिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। हम स्कूल लेवल पे करते हैं, ये फोर्थ स्टेटमेंट भी राइट है। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज अगेन फ्रॉम जनरल साइंस, एनसीईआरटी वाली बुक्स में दिया होता है, ये वहाँ से हो जाएगा। बाकी अगर पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये तीनों करंट अफेयर्स का पार्ट है। ये करंट अफेयर्स वाला था, ये भी ऑगमेंटेड रियलिटी वीआर करंट अफेयर्स का था, और वोल्ट और एलटीई भी। हाँ, अब एक क्वेश्चन डिजिटल सिग्नेचर पे। डिजिटल सिग्नेचर भी न्यूज़ में था, ये भी किसका पार्ट है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। आज के डेट में आप जो भी सर्टिफिकेट कहीं से डाउनलोड करते हो, आपने देखा होगा वो डिजिटली साइंड होता है। डिजिटली साइंड की खास बात क्या है? आपको बार बार पर्सनली हर पर्सन पे साइन करने की ज़रूरत नहीं है, इससे करप्शन भी बच जाता है। क्यों? आज की डेट में आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना है, आप जब तहसीलदार के ऑफिस जाओगे या कमिश्नर के ऑफिस जाओगे, वहाँ पे उनका पीए होता है जो कहता है सर अभी नहीं है, 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, जिस वजह से आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हो और वो पर्सन सर की फेक साइन करके आपको दे देता है, साइन वही रहती है। बट आज के डेट में हमने डिजिटली साइन इंट्रोड्यूस करा है, मतलब अगर एक पर्सन बिजी है, उसने अपना साइन ऑटोमेटिकली डाल दिया है, आप जब ऑनलाइन अप्लाई करोगे और वो सर्टिफिकेट पास हो जाएगा तो वो पर्सन की साइन ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएगी, डिजिटली साइंड। ये एक अच्छी चीज़ हुई है, उसी पे क्वेश्चन है। वो पूछा है डिजिटली साइन है क्या? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। बिल्कुल सही बात है, ये आइडेंटिफाई करता है किस पर्सन ने उसको इशू किया है, सिग्नेचर उसी के लिए होता है। सेकेंड ये कह रहा है यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर ऑन इंटरनेट। ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा, एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड। ये वाला आगे ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर 1, 2 एंड 3 होना चाहिए। तीनों ही स्टेटमेंट इस बारे में सही है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो आइडेंटिफाई करता है कौन सी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। ये भी बताता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी सर्व करता है, और लास्ट में ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड भी है साइनिंग का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे। तो आई गेस इसका आंसर डी होना चाहिए, 1, 2 एंड 3। नहीं, इसका आंसर सिर्फ 3 है। पहले 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते क्यों रॉन्ग है। पहला कह रहा है डिजिटल सिग्नेचर, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दैट एंश्योर्स दैट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक। जो स्टेटमेंट 3 है वो बिल्कुल राइट है। अ डिजिटल सिग्नेचर इज नॉट अ रिकॉर्ड, रैदर इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा, ये वर्ड की वजह से रॉन्ग है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 वहाँ क्या लिखा हुआ है? अ डिजिटल सर्टिफिकेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। ये डिजिटल साइन नहीं है, डिजिटल सर्टिफिकेट है। मतलब उन्होंने यहाँ क्या किया है, उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर के अंदर ये लाइन डाल दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। ये एक्चुअली डिजिटल सिग्नेचर के बारे में नहीं है, ये डिजिटल सर्टिफिकेट की लाइन डाल दी उन्होंने, इससे पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, सर्टिफिकेट ही वो चीज़ है जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल काम करती है, इससे स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सेम चीज़ बोल दिया है कि सिग्नेचर जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। नहीं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? आपका सर्टिफिकेट 10th और 12th। हमने ये चीज़ को थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए हमको लगा है दोनों राइट है, हम सिग्नेचर के बारे में ही सोच रहे थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सर्टिफिकेट के बारे में, और उस सर्टिफिकेट पे जो सिग्नेचर है उसके बारे में थर्ड लाइन दिया हुआ है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है? It is an electronic method of signing an electronic document and ensuring that the original content is unchanged। तो statement 3 राइट है। डिजिटल सिग्नेचर आर इजीली ट्रांसपोर्टेबल एंड कैन नॉट बी इमिटेड बाय समवन एल्स। एक और खास बात है, कोई किसी का डिजिटल सिग्नेचर कॉपी नहीं कर सकता है। कॉपी इसलिए भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसी अथॉरिटी के पास ऑप्शन होता है कि वो किसी के सर्टिफिकेट पर डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डीएम हूँ तो मेरे पास ही एक्सेस है कि मैं किसी के सर्टिफिकेट को पास करूं और उस पर मेरे सिग्नेचर आए। मेरे जगह आप या फिर कोई और कर ही नहीं सकता है वो साइन, इसीलिए इसको कॉपी करना भी पॉसिबल नहीं है। जैसे ऑफलाइन क्या है, मैं आपकी साइन देख लूंगा, मैं कॉपी कर सकता हूं, बट ये डिजिटल सिग्नेचर में नहीं है। तो ये भी याद रखना, इट कैन नॉट बी कॉपीड, या फिर इट इज इजीली ट्रांसपोर्टेबल। तो ये हमको याद रखना है इस बारे में। ये डिजिटल सिग्नेचर अगेन आपके आईसीटी का पार्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयरेबल टेक्नोलॉजी।
वेरेबल टेक्नोलॉजी क्या होता है? स्मार्ट वॉच जो आप पहनते हो, ईयरफोन्स आप पहनते हो, ये सारे क्या है? वेरेबल, जिसको पहना जा सकता है, उन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज आर अकम्प्लिश बाय वेरेबल डिवाइसेस? ऐसे कौन कौन से काम है जो वेरेबल डिवाइसेस पहन के किए जा सकते हैं या पॉसिबल है? पहला, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई स्मार्ट वॉच पहना है और स्मार्ट वॉच में अगर लोकेशन का फीचर है तो आप ट्रैक कर सकते हो पर्सन कहाँ पहुंचा है। सेकेंड, स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए कोई स्मार्ट वॉच है, अगर वो पर्सन एक्टिव है तो उसके फुट स्टेप्स दिखाएगा, बट जितने टाइम वो एक्टिव नहीं है ये भी समझा जा सकता है कि पर्सन सोया हुआ था। और तीसरा, असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग जो नहीं सुन पाते वो एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगाते हैं। ये क्या है? वेरेबल डिवाइस ही तो है, पहना जाता है कान के ऊपर ताकि वो सुन पाए, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, मतलब सुन नहीं पाते, उनके बारे में। तो इसका आंसर आई गेस 1, 2 एंड 3 तीनों ही होगा, तीनों ही पॉसिबल है इससे। ये भी क्वेश्चन कहाँ है? आपके आईसीटी का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, वेरिएबल टेक्नोलॉजी से। अब तक हमने आईसीटी से 5 क्वेश्चन देख लिए अब तक। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईसीटी। इसे आपके पेपर में पहले क्या था, लोगों को ऐसा लगता था साइंस है तो लोग साइंस के बारे में ही पढ़ते हैं, बट यूपीएससी ने अपने सिलेबस में क्या लिख रखा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी में ना 3 सब पार्ट्स हैं। एक आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी, ये जो जीन क्लोनिंग वाला था, उसके बाद जीएम क्रॉप्स था, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। एक है आपका नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब ये जो जितने फ़ोन में चिप्स है, जो एकदम नैनो मतलब क्या हो जाता है? बहुत छोटा, छोटे से भी एकदम 10⁻⁹ इस पावर का होता है नैनो टेक्नोलॉजी, जो दिखे भी ना। आज की डेट में नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से ज़्यादा अच्छी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। और तीसरा आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सेम एक फील्ड है इसका, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस, ये सब एक ही में आता है। इसीलिए यूपीएससी ने टेक्नोलॉजी पे वेटेज बढ़ा दिया। पहले लोग क्या करते थे? जनरल साइंस पढ़ के जाते थे, बट हार्डली आज के डेट में एनसीईआरटी से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। बट स्टिल मैं बोलूँगा एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि यूपीएससी का कुछ फिक्स नहीं है। कल को हो सकता है यूपीएससी साइंस पे वापस आ जाए, टेक्नोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दे। तो इसका आंसर देखते हैं। यस, इसका आंसर 4 है। 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। पहले समझते हैं वेरिएबल टेक्नोलॉजीज क्या है। वेरिएबल टेक्नोलॉजी इंक्लूड स्मार्ट वॉच या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। वेरिएबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अस विद द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर फिटनेस लेवल। आप चेक कर सकते हो, अपना लोकेशन ट्रैक कर सकते हो जीपीएस से, और मैसेजेस भी क्विकली देख सकते हो। जैसे आपने अगर ब्लूटूथ अपने मोबाइल में ऑन रखा है और स्मार्टफोन में कोई मैसेज अगर आपको वहाँ आएगा, आप यहीं पे चेक कर सकते हो, और आपको ऐसा लगता है अर्जेंट है तो आप कॉल कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, वेरिएबल टेक्नोलॉजी इंक्लूड डिवाइसेस सच एज फिटनेस ट्रैकर। कितने लोग जो जिम जाते हैं वो फिटनेस ट्रैकर भी अलग से पहनते हैं, जिससे फिटनेस लेवल मॉनिटर किया जा सकता है कि बॉडी में कितना बीपी है, कितना हार्ट रेट है, कितना उसका ऑक्सीजन लेवल है। इनफैक्ट कोविड में भी आपने देखा होगा एक ऑक्सीजन मीटर आता था, वो लोग पहनते थे, वो भी एक टाइप का क्या है? फिटनेस लेवल डिवाइस ही है। नेक्स्ट, स्मार्ट वॉचेस भी क्या एक वेरिएबल टेक्नोलॉजी है, जिससे हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हो आप। फिर स्लीप भी मॉनिटर की जा सकती है पर्सन की। जीपीएस ट्रैकिंग भी प्रोवाइड किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए उसका लोकेशन। और लास्ट में, वेरिएबल टेक्नोलॉजी अल्सो असिस्ट द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। इसलिए हमारा 1, 2 एंड 3 तीनों राइट हो जाएगा। इसका आंसर होगा डी। अब हमारा क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम आरएनए इंटरफेरेंस। इसको RNAi भी कहते हैं। ये जो आई है इसमें ये इंटरफेरेंस के लिए दिया हुआ है। ये आपसे कह रहा है RNA टेक्नोलॉजी जो है इट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में पॉपुलर हो चुका है। क्यों? सबसे पहले इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। यस, RNA इंटरफेरेंस जो है जीन साइलेंसिंग थेरेपीज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये स्टेटमेंट भी कुछ लेवल तक बिल्कुल सही है। कैंसर ट्रीटमेंट एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए था, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए RNA इंटरफेरेंस को यूज़ किया जा रहा था। इसमें क्या होता है, आपके जीन्स जो म्यूटेटेड होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, उनको हम साइलेंस कर देते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट कह रहा है इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थ्योरी, और उसमें RNA इंटरफेरेंस का कुछ भी रोल नहीं है। फोर्थ कह रहा है इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजन। आई गेस ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी, इसमें भी क्या होता है, हम जीन्स को साइलेंस कर देते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है RNA इंटरफेरेंसिंग में जीन साइलेंसिंग थेरेपीज यूज किए जाते हैं, तो फोर्थ भी राइट होना चाहिए। अब यहाँ ये मिस्टेक मत कर देना कि सर यहाँ कैन लिखा है, तो तीनों के तीनों राइट होना चाहिए, क्योंकि
अब एक चीज देख रहे हो, ये कब बाय डिफॉल्ट होगा, जब ऑप्शन में 1 2 3 4 होगा। यहाँ पे ऑप्शन में तो चारों दे नहीं रखा है, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया होता ना 1 2 3 4, तब मैं आपको कहता कैन कैन मार्क कर देना, बट यहाँ एक भी ऑप्शन नहीं जिसमें चारों को दे रखा है, या फिर 2 3 और 4 एक ही ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दे रखा है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो जहां कैन रहते हुए भी वो नहीं दे रखा है, मान लेना इस केस में कैन राइट नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के किसी भी क्वेश्चन में अगर कैन दे रखा है तो कैन का ऑप्शन राइट होता है, ये आप चेक कर सकते हो। यहां क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी ने खुद नहीं दे रखा है, तो आप कहां से मार्क कर दोगे। तो इसका आंसर आई गेस ए होना चाहिए, 1 2 एंड 4 एक्सेप्ट 3 सबका सब राइट होगा। यस, इसका ऑप्शन 1 राइट है, 1 2 एंड 4। पहले समझते हैं आरएनएआई क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस या फिर आरएनएआई टेक्नोलॉजी इज अ टेक्निक दैट बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स यूज ऑफ जीन साइलेंसिंग। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपके जो जीन्स है जो बार बार म्यूटेट होते हैं, चेंज होते हैं, उनको साइलेंस कर दिया जाता है, उनको एक्सप्रेस नहीं होने देता है, जिस वजह से जितने भी चेंजेस आप देखोगे वो नहीं हो सकता है। देखो यहाँ लिखा भी है, थेरेपी इज लिंक टू द डिजीज सच एज कैंसर। कैंसर में क्या प्रॉब्लम होता है, मान लो आपका बॉडी का कोई सेल है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कैंसर में, इरेगुलर ग्रोथ हो जाता है उस सेल का। मतलब सेल बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ करेगा, इतना फास्ट ग्रोथ करेगा कि कंट्रोल नहीं होगा वो, और क्योंकि वो कंट्रोल नहीं होता है वो मल्टीप्लाई होते रहता है। एक चीज याद रखिएगा, पूरे बॉडी में एक सर ही है, ब्रेन ही ऐसा पार्ट है जो एक ही बार डिवाइड होता है, क्योंकि हर सेल पे ना एक हेफलिक लिमिट होता है। हेफलिक लिमिट का मतलब क्या होता है, कितने बार वो सेल डिवाइड कर सकता है। आपके बॉडी का हर एक पार्ट ना मल्टीपल टाइम डिवाइड हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, आपकी स्किन मान लो कट गई, खून निकल रहा है, वापस आपने देखा होगा हील हो जाता है, क्योंकि सेल खुद को रिप्लिकेट करता है, सेल खुद को वापस ग्रो कराता है। बट अगर एक इंसान का दिमाग डैमेज हो गया तो इंस्टेंटली क्यों मर जाता है, या फिर ब्रेन ट्यूमर का कोई इलाज क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रेन जो है वापस डेवलप नहीं होता है। पूरे शरीर में एक ब्रेन ही ऐसा पार्ट है जो एक बार ग्रो हो गया फिर वो डिवाइड नहीं होता है, ब्रेन एक ही रहता है। ब्रेन के सेल्स का लिमिट एक ही है, वो एक ही बार बस डिवाइड होता है, एक ही बार मल्टीप्लाई होता है, वही लिमिट है उसकी। बाकी सेल्स बार बार लिमिट होते हैं, बार बार ग्रो करते हैं। और ऐसे ही बॉडी में अगर मान लो आपका कोई हाथ का सेल है, हाथ का कोई मसल है जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, या फिर कोई हार्ट का है, कोई चेस्ट का है, तो आपको वो वाला कैंसर हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा ब्रेन कैंसर होता है लोगों को, लंग कैंसर होता है, क्योंकि लंग का जो सेल है वो इनडायरेक्टली बहुत फास्ट रेट से ग्रो करता है, इतना फास्ट कि आप खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर इसका आप थेरेपी कराते हो, अलग अलग थेरेपीज है, कार्ड जीन टेक्नोलॉजी वगैरह वो सब। बट कैंसर बेसिकली इसी से होता है, व्हेन देयर इज अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ सेल। अब आते हैं आरएनए पे। आरएनए क्या है, आपका जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी है दैट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन टारगेट सेल यूजिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जीन साइलेंसिंग में आप क्या करते हो, आप प्रोटीन सिंथेसिस टारगेट सेल्स के अंदर इनहिबिट करते हो यूजिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यानी वो जो सेल्स है उनके अंदर जब प्रोटीन जाएगा, उनको नरिशमेंट मिल रहा है, तो वो अनरेगुलेटेड ग्रोथ अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। यही काम आप यहां करते हो। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू प्लांट वायरसेस सच एज आरएनए एंड डीएनए वायरसेस, वायरॉइड, इंसेक्ट्स एंड अदर फंगल पैथोजन। यही आपका ऑप्शन 4 था, ये राइट हो गया। अ प्रोसेस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट मैंने आपको उसी दिन क्लास में, हमारे फर्स्ट क्लास में पहला क्वेश्चन इसी पे था। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, आप एक प्लाज्मिड लेते हो, एक बैक्टीरिया को लेते हो, प्लाज्मिड के अंदर जब आप बैक्टीरिया को डालते हो, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, जब दो चीजों का मिक्स कर रहे हो। तो यही कहा गया, प्रोसेस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू ज्वाइन बाय अटैचमेंट, या तो अटैच कर दो या फिर इंसर्ट कर दो उसमें डीएनए सेगमेंट फ्रॉम वन सोर्स टू अ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम अनदर सोर्स। यही बात कर रहा है ये। जीन साइलेंसिंग का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू अ मैकेनिज्म बाय विच सेल्स शट डाउन लार्ज सेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। जब सेल्स लार्ज सेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए को शट डाउन कर देंगे तो उनकी अनरेगुलेटेड ग्रोथ नहीं होगी, जीन लेवल भी कंट्रोल नहीं होगा, ना अल्टर्ड होगा ना म्यूटेट होगा, तो चेंजेस बहुत कम देखने को मिलेंगे। इट इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब द स्विचिंग ऑफ। इसको स्विच ऑफ भी कहा जाता है क्योंकि इनडायरेक्टली अब वो फंक्शनल नहीं है, ये क्रोमोसोमल डीएनए एक्टिव नहीं है, वो भी साइलेंट है, वो बंद है अभी। ऑफ अ जीन बाय अ मैकेनिज्म अदर देन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अलावा क्यों है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपके बॉडी में अगर कोई डिफेक्टिव जीन है, आप उसके जगह नए जीन को डालते हो, इसको कहा जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। बट ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन से अलग है। इसमें आप क्या कर रहे हो, आप किसी जीन को रिप्लेस नहीं कर रहे हो, आप उस जीन को जो म्यूटेट कर रहा है उसको साइलेंस कर दे रहे हो। आपके बॉडी में ही रहेगा वो, आप उसको हटा नहीं रहे हो, बट वो साइलेंस है, वो काम नहीं करेगा अब। अब ये क्वेश्चन है, ब्लैक होल से कितने बार क्वेश्चन आया है और रिपीट भी हुआ है।
ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिसेंटली साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स, बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स मर्ज हुए हैं बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। लाइट ईयर पे हमने क्वेश्चन कर ही लिया था। लाइट ईयर किससे होता है, जब हमने देखा था स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, इसीलिए हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं स्पेस को। उसके पीछे रीजन ये है, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ भी जो रहेगी वो यहाँ भी रहेगी, लाइट सेम स्पीड से ट्रैवल करता है, इसे हम लोग लाइट ईयर्स में मेजर कहते हैं। तो ये कह रहा है दूर जब लाइट ईयर्स अवे कुछ बड़े ब्लैक होल्स मर्ज हुए हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इसकी वजह से क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या चेंज आया है। सबसे पहला, हिग्स बोसन पार्टिकल्स वर डिटेक्टेड, बिल्कुल फालतू बात है ये, जब आप साइंस एंड टेक पढ़ोगे आपको पता चलेगा हिग्स बोसन एटॉमिक लेवल पे, उसका कोई लेना देना नहीं है ब्लैक वेव, ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल वेव किसी से भी। सेकेंड है ग्रेविटेशनल वेव्स वेर डिटेक्टेड, ये भी थोड़ा ठीक है क्योंकि ब्लैक होल से ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट होते हैं। तीसरा कह रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल थ्रू वर्म होल वॉज कन्फर्म, ये भाई बहुत दूर दूर की बात है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल कर सकता है वर्म होल से, ये डिस्कस ही नहीं हुआ है। लास्ट में इट एनेबल्ड अ साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी। अब हुआ क्या है, ये दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज है, जैसे आप जब देखोगे आपको पता चलेगा ब्लैक होल से सिंगुलैरिटी भी रिलेटेड है और ग्रेविटेशनल वेव भी है, बट हो सकता है कि कुछ जब ब्लैक होल्स मर्ज हुए हो ग्रेविटेशनल वेव रिलीज हुए हो, और सेकंड ये कह रहा है कि साइंटिस्ट को इससे सिंगुलैरिटी भी अंडरस्टैंड हुई है। कंफ्यूजिंग था एक ऑप्शन, क्वेश्चन थोड़ा टफ इसलिए था, बी भी हो सकता है डी भी हो सकता है क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शंस है, तो आई गेस, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बी होना चाहिए इसका, या डी भी हो सकता है, चेक करते हैं। यस, बी ही है इसका, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुआ है। एक्चुअली उसी के बाद से कंफर्म हो गया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है ये ब्लैक होल्स की वजह से आते हैं। इस क्वेश्चन का एक और हिस्ट्री है, जब आप 2015 का साइंस का पेपर करोगे ना, वहाँ एक क्वेश्चन आया था जहाँ वहाँ कंफर्म हो चुका था कि जब भी ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव रिलीज होते हैं। तो इसका क्या कहना था, एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जो पूरा ब्लैक है, आपको 1% लाइट नहीं दिखेगा। मतलब जैसे मान लेते हैं कोई एक, जैसे अभी आप ये ब्लैक कंप्यूटर क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि इस पे लाइट आ रहा है तभी आप देख पा रहे हो, व्हाइट लाइट आ रही है तभी आपको दिख रहा है ब्लैक है। ब्लैक चेयर कैसे आपको पता है, इस पे लाइट आ रही है तभी। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जहां सिंगल% लाइट भी एंटर नहीं कर सकता है, पूरा ही अंधकार, जहां आपकी आंखें खुद काम नहीं करेगी, वो होता है ब्लैक होल। तो जब दो ब्लैक होल मर्ज होते हैं ना, तो इसके मर्जर से इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हो जाते हैं। तो पहली बार साइंटिस्ट ने देखा था कि ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुए थे। ये भी कैसे पता चला था, एक वो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे आपको वेव डिटेक्ट हो जाएंगे। तो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ टू ब्लैक होल्स हैव कोलाइडेड टू क्रिएट अ लार्ज वन, दो ब्लैक होल मिलकर एक लार्ज बनाए। ग्रेविटेशनल वेव्स आर क्रिएटेड व्हेन टू ब्लैक होल ऑर्बिट ईच अदर एंड मर्ज, जब दो ब्लैक होल एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे तो ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट होता है। हमेशा इसे सिंगल वर्ड भी याद रखेंगे ना, क्वेश्चन क्यों बन जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने आपको कहा इन दोनों को क्यों हटाया जा सकता है, क्योंकि हिग्स बोसन और वर्म होल अलग चीज से रिलेटेड है, बट आप ग्रेविटेशनल वेव और सिंगुलैरिटी पे कैसे आ सकते हो, क्योंकि जब आप ब्लैक होल थ्योरी पढ़ोगे क्लास में भी आपके नोट्स में आपको दिखेगा सिंगुलैरिटी और ग्रेविटेशनल कंसेप्ट। एक्चुअली सिंगुलैरिटी जो है ना, ये जब आप बिग बैंग थ्योरी पढ़ोगे वहां पे ये आता है। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था, बहुत बड़ा कोलिजन हुआ था ब्लैक होल्स का, एटम्स मर्ज हो गए थे प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के अंदर, ये बिग बैंग थ्योरी के अंदर पढ़ो। उसी में आप देखोगे ग्रेविटेशनल वेव्स वाला वर्ड भी आता है, तो ये उसी से रिलेटेड है। आते हैं वापस यहाँ पे, तो ये सिंगल वर्ड भी आपको पता ना, ग्रेविटेशनल वेव उससे रिलेटेड है, कल को यूपीएससी का ऑप्शन में जहां दिखेगा आप राइट मार्क कर दोगे। नेक्स्ट, इट हैज अ मास मोर देन 80 टाइम्स दैट ऑफ द सन, देख रहे हो कितना खतरनाक है, 80 टाइम्स ज्यादा बड़ा है सन से ब्लैक होल, एक ब्लैक होल, सिंगल ब्लैक होल। नेक्स्ट, ये जो रिजल्टिंग एनर्जी होती है मर्जर से, ये रिलीज होती है किस फॉर्म में, ग्रेविटेशनल वेव के फॉर्म में। टू होल स्पाइरल इन टुवर्ड्स ईच अदर, दो होल एक दूसरे में अंदर में, ऐसा लगेगा आपको ये जो एक होल है ब्लैक होल, ये ट्रैवल करते करते दूसरे ब्लैक होल के अंदर जा रहा है, ऐसा इसी को कहा गया है कि दो एक दूसरे के अंदर जाते हैं, रिजल्टिंग एनर्जी ग्रेविटेशनल वेव्स के फॉर्म में निकलती है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में दिया है कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, दीज आर रिपल्स इन स्पेस टाइम caused by some of the most violent and energetic process in the universe, जब यूनिवर्स में बहुत बड़ा धमाका होता है उसके वजह से जो चेंजेस आते हैं, रिपल्स मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा जो होता है रिपल्स, ये होता है ग्रेविटेशनल वेव। नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में प्रेडिक्ट किया था कि कौन सी थ्योरी में, 1916 में उसने एक थ्योरी दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसमें ये कहा था कि दुनिया में ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट करते हैं, और ये उसने बहुत पहले 1960 में प्रेडिक्ट कर दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। आइंस्टाइन के मैथमेटिक्स से शो किया गया है कि मैसिव एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, कौन कौन से,
न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल्स ऑर्बिट ईच अदर would disrupt space time in such a way that waves of undulating space time would propagate in all direction away from the source. In short उसके कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे एक्सीलरेटिंग ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल, जो स्पेस और टाइम को डिस्टर्ब कर देंगे। स्पेस मतलब एरिया वो जो ऊपर वाला है, और टाइम को इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे कि कुछ वेव्स, कौन सी वेव्स, ग्रेविटेशन वेव्स निकलेगी सोर्स से, जो मतलब जैसे मान लिया अभी आप स्पेस में ऐसा है, आपका स्पेस है, ग्रेविटेशन वेव्स ऐसी ऐसी होती है, तो आपको कुछ स्पेस में चेंज फील होगा, आपको खुद लगेगा कि कोई वेव्स पास हो रही है। ग्रेविटेशन वेव्स का इतना बड़ा इंपैक्ट है, इतना ही आपको जानना है। इन शॉर्ट आपके माइंड में क्या क्या रहना चाहिए आज के बाद, एक तो ये कि ग्रेविटेशनल वेव कब क्रिएट होता है, जब दो ब्लैक होल आपस में मर्ज होती है। नेक्स्ट, ब्लैक होल 80 टाइम्स बड़ा होता है सन से, ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से रिपल्स क्रिएट होती है, और ये आइंस्टाइन ने अपनी 1916 के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कंफर्म किया था। बस इसके बियॉन्ड आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये भी अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये और इसके पहले वाला क्वेश्चन, हाँ आरएनए इंटरफेरेंस, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ हुआ था तो क्वेश्चन पूछ दिया था यूपीएससी ने। ये वेरिएबल टेक्नोलॉजी भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर भी क्वेश्चन है, ये भी आईसीटी से आया हुआ है, वेरिएबल डिवाइसेस। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, आरएनए इंटरफेरेंसिंग। ये ब्लैक होल जो है ये प्रॉपर सोलर सिस्टम का क्वेश्चन है, बट ये भी अगर आपने पीवाईक्यू किया है तो वहां से कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, आपको डॉक्टर ने कहा एंटीबायोटिक खाओ, आपने 2 एंटीबायोटिक खाए और आप ठीक हो गए, और आपको ऐसा लगा आप ठीक हो चुके हो, बट इनडायरेक्टली आप अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपके बॉडी में मान लीजिए 100% बैक्टीरिया है ना, सिर्फ 90% मरे हैं। आज भी आपकी बॉडी में 10% बैक्टीरिया मौजूद है। आपने दवाई खाना छोड़ दिया, आपके पास दवाई है स्टिल, आपको ऐसा लगा दवाई ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, आप ठीक हो गए, बट इससे क्या हो रहा है पता है, आपका स्टेमिना कम हो रहा है। अगली बार आपके शरीर में जो 10% बैक्टीरिया रह गए ना, वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि आपके शरीर में दवाई भी है, उसके अलावा भी 10% बैक्टीरिया जिंदा है। अगर आप एक और गोली खा लेते हैं, या फिर डॉक्टर जो डोज देता है ना, जनरली एंटीबायोटिक जो होता है इसका डोज होता है एंटीबायोटिक का कि आपको मिनिमम 5 गोली खानी पड़ेगी, सुबह शाम सुबह शाम सुबह, ऐसा। अब आपने खाई 3 से मान लीजिए 95% बैक्टीरिया मर गए, 5% 1 या 2 गोली कंप्लीट डोज करने से खत्म हो जाती है, बट आपकी बॉडी में 5% बैक्टीरिया है। अगली बार जब आपको वापस सर्दी होगा, फिर आप वही एंटीबायोटिक खाओगे, इस बार भी एंटीबायोटिक काम करेगा, इस बार भी आपने 3 गोली खाई, तीसरी बार जब आप खाओगे ना तो आप देखोगे एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही थी। आपको डॉक्टर ने मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन लिख के दिया, एजिसिप लिख के दिया, इसमें एजिथ्रोमाइसिन होता है 250 mg का। आपने जब तीसरी बार 3 गोली खाई, 6 गोली खाए, कुछ काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर आपको बोलेगा सर 500 mg खाइए। अब यही होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। आपके बॉडी में जो पैथोजेंस है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, इसलिए आपने देखा होगा कितने बार एक दवाई जो काम करती है ना, कुछ साल बाद बंद कर देती है। जैसे आई रिमेंबर पहले एक दवाई आती थी इंट्रोक्विनल, जो अभी आई गेस पता नहीं आती है कि नहीं, बट बहुत पहले ये बहुत काम करता था। इंट्रोक्विनल किसके लिए होता था, अगर मान लीजिए आपको डायरिया हो गया है, आपको बार बार वॉमिटिंग आ रहा है, तो आपको कहा जाता था इंट्रोक्विनल खाने, आपकी बॉडी में जो भी बैक्टीरियाज या फिर वायरस आए हैं जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। बट लोग क्या करते थे, इंट्रोक्विनल का डोज पूरा नहीं करते थे, तो इंट्रोक्विनल को रिप्लेस करने के लिए नई मेडिसिन आ जाती है मार्केट में। तो यही है कहानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की। ये न्यूज़ में क्यों है, टीबी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टीबी की बीमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस की, उसमें आपको कोर्स पूरा करना पड़ता है। टीबी में भी यही प्रॉब्लम थी, लोग क्या करते थे, टीबी की दवाई मिलती थी गवर्नमेंट से, लोग खाते थे, ठीक हो गए, फिर छोड़ दिया, 6 महीने बाद उनको वापस टीबी हो जाता था। और इस बार टीबी ठीक करना मुश्किल इसलिए हो जाता था क्योंकि पहले कोर्स पूरा नहीं किया, तो अब वो दवाई बॉडी को सूट नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम होता था। उसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन। ये जो पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये रेजिस्टेंट क्यों है दवाइयों से। पहला दे रखा है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीन्स ही उस तरीके से बना है, मे भी हो सकता है। नेक्स्ट, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक टू क्योर डिजीज, यही मैंने आपको बताया, जब लोग इनकरेक्ट डोज लेते हैं एंटीबायोटिक्स, आपको कहा गया है 5 गोली, आप लेते हो 3 गोली। तीसरा, यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, एक्चुअली ये भी बिल्कुल सही बात है, एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, इसका मतलब क्या है, पहले क्या होता था, मान लीजिए आपकी गाय जो है, गाय बीमार हो गई, गाय को आपने दवाई दे दी, कौन सी, डाइक्लोफेनेक। ये पूरा प्रोसेस मैं समझाता हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी बताऊंगा। आपने मान लीजिए गाय को दे दिया डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक एक पेन किलर है, गाय ठीक हो गई, गाय को पेन हो रहा था, आपने डाइक्लोफेनेक दिया, गाय ठीक हो गई। अब 5 साल बाद मान लीजिए गाय मर गई, उसको खाने आई चील कौवे, जिसको आप कहते हो वल्चर्स,
जब ये वल्चर्स गाय को खाते थे ना तो ये वल्चर्स मरने लग गए, क्योंकि डाइक्लोफेनेक होता था गाय के अंदर। यही डाइक्लोफेनेक जब वल्चर्स खाते तो इन वल्चर्स को सूट नहीं करता था। अब क्या हुआ आपने देखा होगा अचानक, और ये सब मैं आपको गूगल पे दिखाऊंगा, अचानक सोसाइटी में वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हो गई। क्योंकि वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हो गई, अब जितनी भी लाशें होती थी खाने वाला कोई नहीं है, सब सड़ रहा था। क्योंकि लाशें सड़ने लग गई तो बीमारियां फैलने लग गई, बीमारियां फैलने लग गई तो एक टाइम आया गवर्नमेंट को फाइनली डाइक्लोफेनेक को बंद करना पड़ा। क्योंकि डाइक्लोफेनेक अगर आप बंद नहीं करते तो लोग अपने गाय कुत्ते बिल्ली सबको देते। ये कुत्ते बिल्ली को खाता कौन था? वल्चर। क्योंकि वल्चर मर रहे थे तो नेक्स्ट बॉडीज को कौन खाएगा? सोसाइटी में बीमारियां फैल रही थी तो ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम हो गया था। इसीलिए ये कहा गया कि एंटीबायोटिक्स जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग में, लाइफ स्टॉक मतलब गाय भैंस जो पालते हैं उनमें भी मना किया गया है। और फोर्थ कह रहा है मल्टीपल क्रॉनिक डिजीजेस इन सम पीपल, बट ये कोई रीजन नहीं है। मल्टीपल, इस बात को समझते हैं, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, क्रोनिक मतलब शॉर्ट टर्म बीमारियां। ये कह रहा है कुछ दवाइयों के लिए पैथोजन इसलिए काम नहीं करती क्योंकि उनको मल्टीपल छोटी छोटी बीमारियां होती है, बट ये कोई राइट ऑप्शन नहीं है। आपको एक बीमारी हो दो बीमारी हो ऐसा कोई रीजन नहीं होता है। आप ये भी कैंसिल कर सकते हो, ये भी कैंसिल कर सकते हो। अब आप देखो 1, 2 एंड 3 में 2 और 3 के होने के चांसेस ज्यादा है 1 एंड 2 से। तो आई गेस मेरे हिसाब से इसका बी होना चाहिए। यस, बी ही है इसका आंसर है। 2 एंड 3 ओनली। पहले व्हेन अ ऑर्गेनिज्म इज रेजिस्टेंट टू मोर देन वन ड्रग, जब एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा दवाई के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। नेक्स्ट, अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मींस पीपल हु इनहेरिट। पहला और ऑप्शन क्यों नहीं होगा? वहां लिखा हुआ है ये जो प्रॉब्लम है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब किसी इंसान को उसके पूर्वज से मिली है, उसके पिताजी से, उसके चाचा जी से, इस वजह से मिली है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए होगा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो ये बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर इलनेस की वजह से मिलती है, किसके? पेरेंट्स से। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आपने अगर मेडिसिन पूरा नहीं किया कोर्स तो आपके बच्चे में भी ये प्रॉब्लम होगी। ये सिर्फ आपके इम्यूनिटी को कम करता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। रीजंस क्या क्या है ये बीमारी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए? सबसे पहला, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक टू ट्रीट डिजीजेस, जो हमने देखा। सेकंड, हाई वॉल्यूम ऑफ एंटीबायोटिक जो आप यूज करते हो लाइफ स्टॉक फार्मिंग में, जिसकी वजह से क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एनिमल्स का, किसका? बैक्टीरिया का, थ्रू द फूड चेन, और वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब आप एक और चीज बोलोगे सर वो तो ठीक है वल्चर्स की बात थी, लेकिन उससे बैक्टीरिया को क्या प्रॉब्लम है? अब मान लीजिए गाय अगर मर गई, गाय को अगर किसी बैक्टीरिया ने खाया, गाय के अंदर तो डाइक्लोफेनेक है, वो बैक्टीरिया भी डाइक्लोफेनेक खाएगा, बैक्टीरिया के अंदर चला गया डाइक्लोफेनेक, तो डाइक्लोफेनेक खाने के बाद भी जब वो बैक्टीरिया जिंदा है तो अगली बार जब आप उस बैक्टीरिया को मारने के लिए खुद डाइक्लोफेनेक खाओगे ना तो उस बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बॉडी में ऑलरेडी डाइक्लोफेनेक है। इसीलिए कहा जाता है मना किया था यूज करने के लिए। नेक्स्ट और क्या के रीजन है? इनएडिक्वेट सैनिटरी कंडीशंस। अगर मान लीजिए आप अच्छे से हाथ नहीं धो रहे खाने से पहले तो उसके बाद भी कुछ पैथोजन जिंदा रह सकते हैं, जो आप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होंगे, जो आपके बॉडी में, आपको पता है आपने कुछ अच्छे मेथड्स यूज़ किए, उसके बाद भी मान लीजिए आपने हाथ अच्छे से धोए बट यहाँ पे नहीं धोए, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है तो आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, जब आप इनएप्रोप्रिएट फूड को हैंडल करते हो, मतलब ब्रेड बहुत दिन से पड़ा है उस पर यीस्ट आ गया फिर भी खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में यीस्ट चला गया, आपके बॉडी में जितने मेडिसिन है यीस्ट ऑलरेडी उससे ऑक्यूपाई हो चुका है। और लास्ट में पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल। ये सारे कुछ रीज़न है। अभी मैं आपको एक सेकेंड वो वल्चर वाला दिखाता हूँ। वल्चर्स, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वल्चर्स कंजर्वेशन पार्क भी बनाया, जो ये चील कौवे होते हैं इनको कंजर्व करने के लिए, क्योंकि मर रहे थे ये। वल्चर्स डाइंग ड्यू टू डाइक्लोफेनेक। और जब आप द हिंदू पढ़ोगे इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, उसी में ये सारा कुछ मिल जाएगा। सी, वल्चर्स का किडनी फेल हो जाता है डाइक्लोफेनेक खाने से। ये डाइक्लोफेनेक वॉज नॉट द लास्ट थ्रेट फॉर वल्चर्स। ये जब आर्टिकल पढ़ोगे तो इसमें पूरा मेंशन कर रखा है कि कैसे वल्चर जब डाइक्लोफेनेक खाते थे तो उनकी बॉडी को सूट नहीं करती थी, वो ऑटोमेटिकली मरने लग गए, क्योंकि वल्चर्स मरने लग गए। ये रहे वल्चर इस तरीके से मरे पड़े रहते थे, क्योंकि वल्चर्स मर जाते थे तो वल्चर पे जो लोग डिपेंड रहते थे, बैक्टीरिया ये वो लोग स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो गए, क्योंकि वल्चर जिसको खाता था वो ज़्यादा जिंदा हो गए। प्लस जो डेड बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा स्मेल करती थी। यहाँ मान लो कोई एरिया है जहाँ पे 10 डेड बॉडी डिकम्पोज किए, पहले तो ये खा लेते थे, अब कौन खाएगा? तो वो जब सड़ता था उससे बाकी डिजीजेस फैलती थी। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज कैसनाइन प्रोटीन दैट इज ऑप्शन मेंशन इन न्यूज़ में, मतलब अगेन ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है करंट अफेयर से।
पहला कह रहा है मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, यस जीन एडिटिंग में यूज तो होता है। सेकंड कह रहा है बायोसेंसर यूज्ड इन एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजन इन पेशेंट, बिल्कुल इलॉजिकल बात कह रहा है ये जो है सिर्फ जीन एडिटिंग, मतलब ये जीन एडिटिंग में यूज होता है। यहाँ ये वर्ड दिख गया हमें, यहाँ जीन एडिटिंग नहीं है, हटा दो इसको। जीन दैट मेक्स प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट, ये भी नहीं है, ये जीएम क्रॉप्स होता है, इसने यहाँ ये स्टेटमेंट लगा दिया, ये भी नहीं है। फोर्थ कह रहा है हर्बिसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइजिंग जीएम क्रॉप्स, ये भी बीटी जीएम क्रॉप्स की बात कर रहा है, ये भी नहीं है, आंसर हो जाएगा ए ओनली। मॉलिक्यूलर सीजर है, किसके लिए यूज होता है? जीन एडिटिंग के लिए। कौन सी बीमारी में? कैंसर में। कैंसर में Cas9 प्रोटीन का यूज होता है, एक्चुअली इसका पूरा नाम है क्रिस्पर Cas9, जिसमें क्या होता है Cas9 एक मॉलिक्यूलर सीजर है। होता क्या है आपके बॉडी में, मान लीजिए कहीं पे सेल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मास बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो आपके बॉडी में दोनों चीज़ डाला जाता है, क्रिस्पर और Cas9। क्रिस्पर क्या आइडेंटिफाई करता है आपके शरीर में कहाँ कैंसर है, लंग में है, हार्ट में है, उस एरिया को कट कर देता, आइडेंटिफाई कर देता है, और फिर वो किसको बताता है? Cas9 को। Cas9 क्या है? एक सीजर है, ये सीजर वहाँ जाता है और उतने एरिया को कट कर देता है। बताने वाला कौन है? क्रिस्पर। क्रिस्पर क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई कैंसर सेल्स, और Cas9 क्या करता है? उनको कट करता है, रिमूव करता है। तो इस तरीके से आपके बॉडी में कैंसर को ट्रीट किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्पर Cas9, तो इसका आंसर ए होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ए, मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। नाउ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इज अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ अल्टरिंग जेनेटिक एक्सप्रेशन। अल्टरिंग जेनेटिक एक्सप्रेशन मतलब आपके बॉडी में जो जीन्स कोडिंग है उसको चेंज करने के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। आगे ये कह रहा है, क्रिस्पर का फुल फॉर्म दे रखा है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट्स। क्रिस्पर का फुल फॉर्म में नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। क्रिस्पर क्या करता है? स्कैन करता है जीनोम को फॉर द राइट लोकेशन। मैंने कहा ना, आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ ऐसा सेल है, कैंसर सेल। आगे, एंड देन यूजेस द Cas9 प्रोटीन एज मॉलिक्यूलर सीजर इन टारगेटेड डीएनए। पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर Cas9 प्रोटीन को यूज करता है एज अ सीजर, उतने एरिया को कट करके रिमूव करने के लिए। आगे, Cas9 प्रोटीन क्या है आपका? प्रोटीन हमेशा एंजाइम होगा बाय डिफॉल्ट, याद रखना। ये क्या करता है? वो इस स्ट्रैंड को कट करता है, 2 स्ट्रैंड्स को ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। कौन से लोकेशन पे? जहाँ क्रिस्पर ने आइडेंटिफाई किया हुआ है इन द जीनोम। नेक्स्ट, Cas9 क्या है खुद? इट इज अ बैक्टीरियल RNA गाइडेड एंडोन्यूक्लियस दैट यूजेस बेस पेयरिंग टू रिकॉग्नाइज एंड कट्स द टारगेट DNA एज गाइडेड बाय द RNA। गाइड कौन करता है? RNA। कट किसको किया जाता है? DNA को। कैसे पता चलता है? बैक्टीरियल RNA गाइडेड एंडोन्यूक्लियस होता है, बैक्टीरिया के साथ RNA गाइड करता है, बताता है क्रिस्पर को ये वो एरिया है, क्रिस्पर आइडेंटिफाई करके Cas9 को बताता है, Cas9 कट करता है, और इस तरीके से जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है इसको, क्योंकि जब आपके शरीर में डिफेक्टेड जीन को कट करते हैं, न्यू जीन को रिप्लेस किया जाता है, इनडायरेक्टली जीन ही एडिट हो रहा है, और ऐसे लोगों में कैंसर को ट्रीट किया जाता है। पहले यूज़ होता था क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी, अब तो और भी अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी आ गए। पहले सबसे पहले यूज़ होता था कैंसर ट्रीटिंग के लिए कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता था? रेडिएशन मारते थे आपके शरीर के ऊपर, बट कीमोथेरेपी के जो रेडिएशन होते थे बहुत खतरनाक होते थे, इतने खतरनाक कि आपके बॉडी के बाकी सेल्स भी डैमेज हो जाते थे। मतलब आप ट्रीटमेंट तो कराने गए थे कैंसर का, कैंसर तो ठीक हो गया, बट उस रेडिएशन की वजह से कुछ ऐसी बीमारी आ गई आपके अंदर जो नहीं आनी चाहिए थी, इसीलिए हमने कीमोथेरेपी का इलाज निकाला क्रिस्पर Cas9। अभी रिसेंटली एक और टेक्नोलॉजी आ गई है मॉलिक्यूलर सीजर्स के लेवल पे, जो और ज़्यादा अच्छी है। अभी तो खैर रोबोटिक से भी हो जाता है, बट वो थोड़ा महंगा है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट, अगेन डिजीजेस पे क्वेश्चन है। कौन सी डिजीज? हेपेटाइटिस बी। ये जो हेपेटाइटिस बीमारी है ना, ये भी जॉन्डिस की तरह होती है। 2 टाइप की होती है, या तो आपको ब्लड की वजह से हो सकता है, या तो खाने पीने, खाना या तो पानी खराब है उससे हो सकता है। और हेपेटाइटिस का भी इंजेक्शन लेना मैंडेटरी है। आज आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, जैसे पहले ऐसा था कोविड की इंजेक्शन ज़रूरी है, आपको डॉक्टर रेकमेंड करेगा आप हेपेटाइटिस बी की इंजेक्शन ले लीजिए, क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूं, हेपेटाइटिस बी जो है अगर एक बार हो गया और आपके बॉडी में इंजेक्शन नहीं है तो गारंटीड इंसान मर जाएगा। बहुत डेडली बीमारी है ये। आपको बस क्या याद रखना है, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन है, हेपेटाइटिस सी का इंजेक्शन नहीं है। वही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था। जब आप स्टेटमेंट 3 पढ़ेंगे, किसी में तो दे रखा है, हाँ स्टेटमेंट बी पढ़िए, लिखा हुआ है हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। एक्चुअली हेपेटाइटिस बी क्या वैक्सीन है,
बट हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन नहीं है, ठीक है। यस, एक्चुअली हेपेटाइटिस 5 टाइप का है, ए, बी, सी, डी और ई। बट याद रखिए जो बी वाला है ना बहुत डेडली है, अगर बी किसी को हो गया और उसका इंजेक्शन नहीं है तो नहीं बच सकता है, वो बहुत डेडली बीमारी, मरेगा ही मरेगा, इतना खतरनाक है, इसलिए इंजेक्शन ले लेना चाहिए। अगर किसी इंसान ने हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन ले लिया है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, अब तो बहुत कम हो गया, पहले जब लॉन्च हुआ था 2018-19 में, आई रिमेंबर बिकॉज आई गेव इट टू माई डैड, ही वॉज फेसिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। उस टाइम पे ये होता था 6,000-7,000 का, अब तो आई गेस 1,200-1,000 का आ गया, बहुत सस्ता है। लेना इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आज की डेट में आप जब बाहर खाना खाते हो आपको नहीं पता फूड जो है या पानी है वो साफ है कि नहीं। द मोमेंट आपने गलती से कुछ खा लिया फूड पॉइजनिंग और हेपेटाइटिस बी हो गया ना तो इंसान बचता नहीं इससे। पढ़ते हैं इसके बारे में। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV, बिल्कुल सही बात है, ये HIV की तरह ही ट्रांसमिट होता है। इसीलिए HIV भी कैसे ट्रांसमिट होता है, ब्लड के थ्रू, हेपेटाइटिस बी भी ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, इसीलिए ये भी डेडली वायरस है, इंसान बच नहीं सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, हेपेटाइटिस बी का हमारे पास इंजेक्शन है, वैक्सीन है, बट हेपेटाइटिस सी का अब तक नहीं बना है, इसे स्टेटमेंट सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी आर सेवरल टाइम मोर देन HIV। एक टाइम था लोग कहते थे HIV हो गया तो इंसान बचेगा नहीं, बट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आज पूरे वर्ल्ड में हेपेटाइटिस बी और सी से जितने लोग इन्फेक्टेड है वो HIV से बहुत गुना ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। रिसेंट में बहुत लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। और लास्ट कह रहा है सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस डू नॉट शो द सिम्टम फॉर मेनी ईयर्स। ये बात भी बिल्कुल सही है, अगर आपको हेपेटाइटिस बी हो चुका है तो हो सकता है आपको 4 साल बाद पता लगेगा कि आपको हेपेटाइटिस बी हुआ है। इतनी खतरनाक बीमारी है आपके अंदर से, तब तक उसने बाकी मैंने आपको क्यों कहा इसका इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी आपको अंदर से मार देगा, आपके पूरे सेल्स को डैमेज कर देगा, अचानक आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, आपको दिखना कम हो जाएगा। जब तक आपको पता चलेगा आपको कोई बीमारी हुई है तब तक बचाने लायक कुछ रहेगा ही नहीं। यही लिखा हुआ है कि कितने साल तक आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कोई बीमारी हुई है कि नहीं, इतना डेडली बीमारी है ये। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। यस, ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट। हेपेटाइटिस होता क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, जब आपका लीवर सूज जाता है उसको कहते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बीमारी मतलब मेन हेपेटाइटिस बी क्या है, इट इज़ अ वायरल डिजीज दैट डैमेजेस द लिवर, इट इज़ अ लिवर इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। इट इज़ अ ब्लड बॉर्न एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब इन शॉर्ट आपको जानना है अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी हो चुका है हेपेटाइटिस बी और गलती से उसका ब्लड आपके कांटेक्ट में आ गया है, इसलिए आपने देखा होगा जब भी लोग शेविंग वेविंग कराने जाते हैं तो चेंज किया जाता है ब्लड, क्यों हो सकता है किसी ब्लेड में किसी इंसान का खून लगा है उसको कोई बीमारी हो तो आपको ना हो जाए, क्योंकि ब्लड से बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू HIV इन ट्रांसमिशन, इसीलिए क्योंकि HIV ब्लड से होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। देयर आर वैक्सीन टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी, मैंने यही कहा वैक्सीन है बी के लिए, बट देयर इज नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के नाम क्या है, एनर्जिक्स बी, हेपिलसैफ बी और रिकॉम्बिवैक्स बी आर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। उसके बाद सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस डू नॉट शो द सिम्टम फॉर मेनी ईयर्स। पूरे वर्ल्ड में अब तक 32.5 लाख लोगों को हेपेटाइटिस हो चुका है, जिसमें से 14 लाख लोग मर चुके हैं। एक साल में 14 लाख लोग मरते हैं इस बीमारी से, दैट इज 9 टाइम्स मोर पीपल आर इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस देन HIV। ये इतने बड़े स्केल पे फैला हुआ बीमारी है। हमारा 2019 वाला हो गया साइंस, अभी 2020 कर लेते हैं जितना होता है। हाँ, हम